Hello friends, today we are going to deal with Elegy written in Country Churchyard by Thomas Gray. So before we starting with poem, we must know about who is Thomas Gray. Okay, so Thomas Gray born in 26 December 1716, Cornhill, London in United Kingdom and died 30 July 1771, Cambridge in United Kingdom. Okay, he was an English poet, later writer, क्लासिकल स्कॉलर एंड प्रोफेसर एट पेम्ब्रोक कॉलेज कैम्ब्रिज। वे कहाँ के प्रोफेसर थे? कैम्ब्रिज के प्रोफेसर थे। वे साथ साथ इस पोएम भी लिखते थे, वे इंग्लिश के पोएट भी थे और वे लेटर राइटिंग भी लिखते थे। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ही इज़ वाइडली नोन फॉर हिज एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। उन्हें किसके थ्रू ज़्यादा जाना गया? इसी पोएम के थ्रू, एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। ओके, जो कि पब्लिश हुआ 1751 में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ही इज अ सेल्फ क्रिटिकल राइटर हु पब्लिश्ड ओनली 13 पोएम इन हिज लाइफ टाइम। उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 13 पोएम ही लिखा, जो कि एक लाइमलाइट के थ्रू सारे पोएम जो है उनका आगे बढ़ा। तो अब हम लोग जानेंगे कि इस एलेजी का मतलब क्या है। What do you mean by elegy? So elegies are generally written on a death of a specific person. Okay, so elegy क्या होता है कि किसी एक पर्सन के मरने के बाद उनके याद में लिखा जाता है। यहाँ पे हम लोगों को जो है टाइटल से ही क्लियर होता है कि एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ऐसा एलेजी, ऐसा पोएम जो कि चर्चयार्ड में लिखा गया हो। तो अब चर्चयार्ड किसे कहते हैं? चर्चयार्ड का अर्थ होता है गिरजे घर का कब्रिस्तान, जहाँ पे मुर्दों को दफनाया जाता है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। इस पोएम को जो है 5 ग्रुप ऑफ स्टैंजा में डिवाइड किया गया है। तो मैं एक एक करके इस तरह से बताऊंगी कि 1 to 5 में पोएट ने क्या कहा है, 6 to 7 वाले स्टैंजा में पोएट ने क्या कहा है। ठीक है, तो इससे आप लोगों को ईजिली वे में क्लियर हो जाएगा और ये पोएम जो है समराइज होकर आप लोगों के सामने भी आ जाएगा। हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि 1 से लेके 5 तक वाले स्टैंजा में पोएट ने क्या कहा है। तो यहाँ पे जो है थॉमस ग्रे जो है वे चर्च में खड़े रहते हैं। ठीक है, डस्क, यहाँ पे एक वर्ड है यूज, डस्क। डस्क का मीन्स होता है संध्या, यानी कि शाम का समय। शाम का समय हो रहा है और धीरे धीरे अंधेरा जो है वे भी छा रहा है। ठीक है, सारे लोग जो है अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं। किसान हो गए हैं, उनके पशु पक्षी हो गए, सारे लोग अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं और अपने पीछे क्या छोड़े जा रहे हैं? अंधेरा। ये जो पोएट है वे क्या है कि वे भी गिरजाघर के कब्रिस्तान में खड़े हैं, चर्चयार्ड में खड़े हैं और वहाँ पे एक ऑल का भी डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है कि किस तरह से वे जो ऑल है वो चीख चीख के मून को कंप्लेन कर रहा है कि मेरा जो काम है, मेरा जो पीसफुल अभी टाइम है, उसको ये पोएट ने क्या किया है, उसमें दखलंदाजी की है। तो इस तरह से उनका जो सारा कुछ है ना, वो वहाँ के सारे लैंडस्केप को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस तरह से वहाँ का सीन है, वहाँ का सिनेरियो है। ठीक है, और फिर वे क्या कहते हैं कि वहाँ पे जो ढेर सारे मुर्गे हैं वे बांग मार रहे हैं। होता है ना कि शाम का समय और सुबह के समय मुर्गे जो हैं, आप लोग ज़्यादातर विलेज में देखोगे कि वे लोग जो हैं वे बांग मारते हैं और कुछ जो चिड़ियाँ हैं वे चहचहा रही हैं। ठीक है, अब वे पोएट जो हैं वे क्या कहते हैं कि यहाँ पे एक ट्री है, ट्री के नीचे एक ग्रेवयार्ड है। ठीक है, और सारे मुर्दे जो है अपने अपने कमरे में सोए हुए हैं। उनका आप देख सकते हो कि पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से क्लियर होके आ रहा है। उन्होंने ये कहा है कि सारे लोग अपने अपने कमरे में सोए हुए हैं, यानी कि वे लोग सारे मर चुके हैं और अपने अपने ग्रेवयार्ड में दफन है, अपने अपने कब्र में दफन है। अब वे डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो मुर्गे का बांग है वे भी उन्हें नहीं उठा सकता, ये जो चिड़ियाँ हैं वे भी अपने चहचहाहट से उनको नहीं उठा सकती। वे क्या है, अब मर चुके हैं। और फिर वहाँ पे जो चर्च का बेल है वे बज रहा है, जो पशु के जो गले में बंधा हुआ है वे भी रिंग कर रहा है और वे सारा आवाज़ उन्हें सुनाई पड़ता है। तो यहाँ 1 से लेके 5 तक में उन्होंने यही कुछ लैंडस्केप के बारे में डिस्क्राइब किया है। वे आगे चलते हैं, 6 और 7 वाले स्टैंजा में हम लोग क्या देखेंगे, ही डिस्क्राइब रस्टिक एंड फैमिलियर एक्टिविटीज that the
रूट फोरफादर कैन नो लॉन्गर एंजॉय। रूट फोरफादर उन्हें कहा जा रहा है पुअर पूर्वज, यानी कि गरीब पूर्वज जिन्होंने अपने लाइफ को कभी एंजॉय नहीं किया। उनका लाइफ क्या है, बहुत ही सिंपल वे में रहा। और वे कह रहे हैं कि जिस तरह से ये लोग यहाँ पे दफन हैं, वे लोग अब घर जाएंगे, उनके लिए ना ही कोई उनकी बीवी जो है शाम की तैयारी करेगी, कोई उनका घर में अपना इंतज़ार करेगा, ना ही उनके बच्चे जो हैं उनके पास दौड़ के जाएंगे, उन्हें हक करेंगे। होता है ना कि घर में अगर वापस आते हैं पेरेंट्स, तो किस तरह से बच्चे लोग खुशी से उनके पास दौड़ के जाते हैं कि अच्छा पापा आ गए, उन्होंने कुछ ना कुछ तो लाया होगा, उसे उन्हें हक करते हैं। तो इसी तरह से वे पोएट कह रहे हैं कि वे जब अपने पूरे दिन के थकावट से घर जाएंगे तो उनका वेट करने वाला कोई नहीं होगा, उनके लिए कोई चूल्हा घर में नहीं जलने वाला। इस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया है। यहाँ पे उन्होंने डेथ को फिलोसफिकली ट्रू बताया है कि किस तरह से डेथ जो है वो ट्रू है ना, उसे कोई भी झुटला नहीं सकता कि जिसे आना है उसे जाना भी है, जो आया है उसे मरना भी है। तो सेकंड स्टैंजा में यानी कि 6 से लेके 7 स्टैंजा में उन्होंने यही डील किया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं 8 से लेके 18 वाले स्टैंजा में उन्होंने क्या कहा है। 8 से लेके 18 वाले स्टैंजा में ही डिस्कशन ऑफ डेथ एज द ग्रेट इक्वलाइजर ऑफ सोशल क्लास। वे क्या कहते हैं कि डेथ जो है वे इक्वल है रिच और पुअर दोनों के लिए। ठीक है, डेथ जो है ना ही गरीब देखता है ना ही अमीर देखता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये पैंडमिक, ये कोरोना टाइम। हम लोग देखते हैं कि किस तरह से, किस वे में डेथ जो आया, कोरोना आया, ना अमीर देखा ना गरीब देखा, सब जिनको मरना था वे मर गए, जिनको जीना है वे जी रहे हैं। अमीर हो या फिर गरीब, उस सब सारे लोगों को डेथ आता है। ये जो पैंडमिक है वो क्लियर कर चुका है हम लोगों के सामने और हम लोग इसे झुटला नहीं सकते हैं। तो वे क्या कहते हैं कि जो सोशल क्लास वाले लोग हैं, रिच पीपल हैं, उन्हें कभी भी पुअर पीपल का वो ना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, है ना। वे क्या है कि अपने लाइफ को किस तरह से उनका सिंपल लाइफ चलता है वे उनको एंजॉय करते हैं। वे दिन का खेती करके अपने घर जाते हैं थके हारे, वे उसी चीज़ को एंजॉय करते हैं। और आपके पास सारा कुछ लग्जरियस है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप पुअर पीपल का मजाक उड़ाओ। क्या होता है ना कि अमीर लोगों के मरने के बाद उनके कब्र के ऊपर बहुत सारे सुंदर सुंदर स्कल्पचर, कुछ मूर्तियाँ, कुछ स्टैचू बहुत अच्छे तरह से नक्काशी किए गए उन पे लगाया जाता है, उन पे चिपकाया जाता है कि वे क्या क्या अचीव किए हैं अपने लाइफ में। वे एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे कि अगर उस वही चीज़ उनके पुअर पीपल के कब्र पे लगाया जाए या फिर उन्हीं के कब्र के ऊपर जो लगा हुआ है मेडल या फिर जो भी वो प्राइज़ जीते हैं अपने पूरे लाइफ टाइम में, उसे लगा देने से वे लोग जिंदा हो जाएंगे? नहीं। ये क्वेश्चन उनका पूछने का मतलब यही होता है कि वे उनका आंसर नहीं चाहते हैं, उन्हें ये चीज़ पता है और वही चीज़ वो हम रीडर्स को बतलाना चाहते हैं कि कुछ भी ऐसा करने से वे लोग जिंदा नहीं हो सकते। उनके डेथ बॉडी में जो है वे क्या है कि आत्मा वापस नहीं आ सकती, उनका जीवन जो है, उनका लाइफ जो है वो वापस नहीं आ सकता। वे पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा चुगली करे जो उनके कानों में जाए और वे जिंदा हो जाएं? क्या कुछ ऐसा बात है, क्या कुछ ऐसा फायर है जो उन्हें जिंदा कर पाए? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेथ जो है वो यूनिवर्सली ट्रुथ है ना। उसके बाद वे क्या कहते हैं, वे लोग रस्टिक पीपल को बहुत ही अच्छे दो तरह से बहुत सुंदर एग्जाम्पल देके उन्होंने कंपेयर किया है। एक पर्ल से कंपेयर किया है और एक फ्लावर से कंपेयर किया है। किस तरह से कंपेयर किया गया है भाई, कि जिस तरह से एक पर्ल जो है एक बहुत गहरे समुद्र में किसी गुफा में जाके छिपा हुआ होता है। हम लोग जानते हैं कि वो कितना कीमती होता है, कितना अनमोल होता है। उसका हम लोग क्या है कि अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो कितना कीमती होता है और वो हमारे पहुंच से बहुत परे होता है ना। तो इस तरह से रस्टिक पीपल को उन्होंने पर्ल से यानी कि मोती से कंपेयर किया है। अब उन्होंने कंपेयर किया है फ्लावर से। फ्लावर से किस तरह से कंपेयर किया है भाई, वो कहते हैं कि जिस तरह से रेगिस्तान में एक सुंदर सा फ्लावर खिलता है, ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में फ्लावर नहीं खिलते, बहुत ही सुंदर फ्लावर खिलते हैं और बहुत जगह खिलते हैं जो कि हम लोग देख भी नहीं पाते। वे कहीं दूर रेगिस्तान में खिलते होंगे, अपनी महक जो है पूरे रेगिस्तान में फैला के वहीं मुरझा भी जाते होंगे और हम लोग देख भी नहीं पाते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए
कि दुनिया में सबसे अच्छा फ्लावर क्या है, आप लोग सबसे पहले कहोगे कि रोज़, है ना। लेकिन यहाँ पे रोज़ से नहीं कंपेयर करके और भी ब्यूटीफुल और यूनिक फ्लावर से उन्हें कंपेयर किया गया है। किन्हें कंपेयर किया गया है? रस्टिक पीपल को और उनके लाइफ को, ठीक है। वे यहाँ पे रिच पीपल के थ्रू ना जाकर रस्टिक पीपल के थ्रू जाते हैं, उनके सिंप्लिसिटी को वे दिखाते हैं और वे उनके प्रति संतावना, इमोशनली अटैचमेंट उनको होता है और वो यहाँ पे उसको बतलाते हैं, ठीक है। अब वे कहते हैं इनमें से जो यहाँ पे जिनका कब्र है, उनमें से कुछ लोग कभी उनका जो हार्ट होगा कभी फुल ऑफ पैशन फायर होगा, उन्हें भी मन होगा कि वे किसी राज्य पे एम्पायर करें, है ना, रूल करें। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनके अंदर कुछ ना कुछ गोल होगा, कुछ ना कुछ प्राप्त करने की चाह होगी, लेकिन वे क्या है, ऐसा नहीं है कि वे जो है सोशल क्लास वाले लोगों के साथ मिल के उनकी चुगली करके ऐसा कुछ करके अपने लाइफ को ख़राब किए हों, उनमें जाके इन्वॉल्व हुए हों, अपने पीसफुल से लाइफ को ख़राब किए हों। बस उनकी चाह को उन्होंने बताया है। इनका यही क्वेश्चन है कि आखिर क्या कौन सा ऐसा लग्जरियस चीज़ है, कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि उन्हें डेथ से उठा सकता है। नहीं ना, डेथ ही तो है। आप कुछ लेके नहीं आए हो और आप कुछ भी ना लिए जाओगे इस धरती से। आप जो भी अपना लाइफ जी रहे हो बस एक दिखावा के लिए जी रहे हो, आप दूसरों को दिखाने के लिए जी रहे हो कि किस तरह से, अगर आप उस वे में जी रहे हो कि आप लग्जरियस, आपके पास सारा चीज़ है लेकिन आपके पास शांति ही नहीं है, पीस ही नहीं है, तो वो कहाँ का लग्जरियस लाइफ है भाई। उनका क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो अब वे आगे चलते हैं और वे बतलाते हैं 19 से लेके 23 वाले स्टैंजा में, सेंटर ऑन द विलेज डिकेज रस्टिक पीपल। वे जो है रस्टिक पीपल का कुछ अब होता है, किस तरह से उनका सोच होता है, बस वो उतना ही कुछ इस वाले स्टैंजा में बताए हैं। वे क्या कहते हैं कि रस्टिक पीपल का लाइफ है, वे बस इतना ही चाहते हैं कि मेरे जो कुछ मित्र हो, करीबी मेरे जान पहचान के लोग हो, वे मेरे कब्र पे आएँ और यहाँ जो टूटा फूटा रूड वर्ड में उनके कब्र पे कुछ लिखा हुआ हो, कुछ कोटेशन लिखा हो जो डेथ की सच्चाई को बतलाता हो, बस वे उसके बारे में बताना चाह रहे हैं कि कोई भी आए और उनके लिए ये चीज़ पढ़ के आह भरे, है ना। बस वे उनकी इतनी ही चाह है, उससे ज़्यादा वे कुछ नहीं चाहते हैं। वो जो है अमीर पीपल के चुगली फुस्सी करने में उनसे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, उन्हें ये सब चीज़ करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है। वे तो अपना बस सिंपल सा लाइफ जीते हैं, रोजाना का काम करते हैं, घर बार चलाते हैं, बस उनकी लाइफ तो इतनी ही तक है। अब वे लास्ट स्टैंजा में क्या कहते हैं, यानी कि 24 से लेकर 32 वाले स्टैंजा में वे रिमेंबर बाय क्रिएटिंग हिज ओन एपिथेफ। व्हाट डू यू मीन बाय एपिथेफ? एपिथेफ का मतलब यही होता है स्मरण लेख। वे लास्ट स्टैंजा में ये बतलाना चाह रहे हैं रीडर्स को कि किस तरह से उनके मरने के बाद उन्हें याद किया जाएगा, ठीक है। तो यही होता है एपिथेफ का मतलब। एपिथेफ का मतलब यही होता है स्मरण लेख, ठीक है। तो वे ये बतलाना चाह रहे हैं कि किस तरह से उन्हें याद किया जाएगा। तो वे क्या कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा, यानी कि मेरे मृत्यु के बाद कोई मेरे कब्र के पास आएगा और पूछेगा कि ये किसका कब्र है, तो एक किसान जो है, एक जो वहाँ पे लेबर कर रहा होगा, वे आएगा और बतलाएगा कि एक आदमी हुआ करता था जो कि ये यू ट्री के नीचे आता था, अपने हाथ को स्ट्रेच करता था और वे हमेशा रोजाना इस चर्च में, यानी कि इस चर्च यार्ड में आया करता था। और तब वे उस आदमी को उसके चर्च के पास, यानी कि उसके ग्रेवयार्ड के पास, उसके कब्र के पास, किसके कब्र के पास, पोएट के कब्र के पास लाएगा और बताएगा कि वे यही आदमी था। तो इस तरह से जो है पोएट ने अपने किस तरह से लोग उन्हें याद करेंगे उस चीज़ को लास्ट वाले कुछ स्टैंजा में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। टू बी कंक्लूडेड, वी कैन से दैट we have only one life. We might not be happy all time, but we should know about what is the value of life. We have to stay away from the cruel ambitions, right? And go with a simple life. So, हम लोगों के पास एक ही लाइफ है, हम लोग
क्या है कि क्रूअल एम्बिशन को छोड़कर भले ही हम लग्जरियस लाइफ को ना जिए, लेकिन हम इतना तो कोशिश कर सकते हैं कि हम जो क्रूअल एम्बिशंस है, चुगली है, क्राइम है, उन सारी चीज़ से दूर होके अपनी लाइफ को सिंपल वे में जिए। राइट। सो यहीं तक हमारा पोएम था। होप आप लोगों को समझ में आए, और समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।